सो चलिए गाइस, सेकेंड ऑर्डर केमिकल रिएक्शन को पढ़ते हैं। सेकेंड ऑर्डर का मतलब क्या है? ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसका ऑर्डर 2 हो। आया समझ में? जिसका ऑर्डर क्या हो? 2 हो, यानी n का वैल्यू 2 हो। चलिए इमेजिन करते हैं, लेट अस सपोज वी हैव अ केमिकल रिएक्शन ए, जो आप लोगों को क्या दे रहा है? सपोज बी एज अ प्रोडक्ट मिल रहा है आप लोगों को, ठीक है। वही सेम चीज करनी है, लेकिन इस बार ऑर्डर 2 है और कुछ नहीं है। टी इक्वल्स टू 0 पर हम मान लेते हैं कि जो आपके पास रिएक्टेंट है उसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C0 है। सो ए का कॉन्सेंट्रेशन C0 है और बी यहां बना ही नहीं है, इसकी वैल्यू 0 है। टी इक्वल्स टू एनी पर्टिकुलर टाइम टी ले लेते हैं जहां पर इसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गया, CT हो गया। तो देखिए 0 पर है C0, टी पर है CT विच इज इक्वल्स टू, अब ये किसके बराबर है? दैट इज C0 में से कुछ वैल्यू घटा दीजिए, ठीक है, अल्फा निकालने के काम आएगा। सो CT इज इक्वल टू C0 माइनस एक्स, इनिशियल वैल्यू का कुछ पार्ट यहां से घट गया। तो इसकी यहां पर B यानी प्रोडक्ट का वैल्यू कितना हो गया है? मान लेते हैं BT, वो किसके बराबर होगा? ऑब्वियसली X के। ऐसा क्यों? क्योंकि A एक कंज्यूम होता है तो B एक ही बनता है, यहां तो साफ दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब आपने A से कितना निकाला है? X, तो B कितना बनेगा? X ही तो बनेगा। सो फाइनली यहां तक हम लोग पहुंच गए। सो चलो इसके लिए हम लोग दोनों रेट लो लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशियल रेट लो, उसके बाद जो रेट लो है विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर उसको लिखेंगे। तो सबसे पहले डिफरेंशियल रेट लो, तो लिखिए डिफरेंशियल रेट लो। डिफरेंशियल रेट लो, डिफरेंशियल रेट लो कैसे लिखेंगे जरा चेक करो। डिफरेंशियल रेट लो में आपको सपोज आपको ए के रिस्पेक्ट में लिखना है क्योंकि वो रिएक्टेंट है, तो कैसे लिखोगे? अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल रेट लो, रेट ऑफ रिएक्शन जिसको हम लिख सकते हैं स्मॉल r से, दैट इज इक्वल्स टू माइनस dc बाई dt, दैट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आप इसको यूं भी लिख सकते हो, माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ में आ गया? मैंने सीधे लिख दिया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, उसको हम लोग C मान लेते हैं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसको R मान लिया। तो ये हमारे लिए डिफरेंशियल रेट लो हो गया। तो अब ये तो हो गया हमारे लिए पहला। अब रेट लो विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर। सो रेट लो विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर, ठीक है, उसको कैसे लिखते हैं? विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर। ऑर्डर के रिस्पेक्ट में कैसे लिखते हैं? क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा कि ऑर्डर की वैल्यू 2 है, तो उसके रिस्पेक्ट में रेट लो कैसे लिखा जाएगा? दैट द रेट R इज इक्वल्स टू K, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 2, क्योंकि ऑर्डर कितना है? 2। आप इसको यूं भी लिख सकते थे K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, क्योंकि A रिएक्टेंट है, उसका पावर कितना हो जाएगा? 2। तो आप इसमें से ये ले लो तो उसके साथ ये लेना है, ये लोगे तो उसके साथ ये ले लीजिएगा, ठीक है, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। सो चलो, क्योंकि ये दोनों सिमिलर चीजें हैं, ये भी रेट को बताता है, ये भी रेट को बताता है, तो दोनों को इक्वेट कर दो। फाइनली अगर दोनों को इक्वेट करें तो क्या बनेगा? दैट इज माइनस ऑफ dc बाई dt, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू, अब क्या करेंगे? यहां से kc स्क्वायर ले लेते हैं। सो फाइनली यहां हो गया kc स्क्वायर। सही है, सबको मालूम पड़ा? अब हम वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेते हैं। सो माइनस ऑफ dc बाई सी स्क्वायर, ये देखिए ये c का वेरिएबल हमने नीचे ले लिया c स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू क्या कर दिया? k dt। क्लियर हो गया सब लोगों को? बहुत आसान है। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको सोल्व करने के लिए इंटीग्रेट करेंगे। सो देखिए यहां पर कॉन्सेंट्रेशन कहां से कहां चेंज हो रहा है, ये इंटीग्रेशन का साइन, और कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है, जरा चेक करो, C0 से जा रहा है CT की तरफ। तो यहां लिख देते हैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C0 और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? CT। ये ऊपर लिख दिया, लिमिट लगा दी। जो इसकी अपर लिमिट है वो तो CT है और लोअर लिमिट इसकी C0 है, मतलब इनिशियल जो है C0 से कहां जा रहा है? CT की तरफ। टाइम कैसे चेंज हो रहा है? टाइम भी चेंज हो रहा है 0 से लेके T तक, 0 पर C0, T पर CT। सबको समझ में आ गया? सो फाइनली चलो इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो देखो बायो वाले स्टूडेंट को शायद पता नहीं होगा, एक छोटा सा फॉर्मूला है, इट्स नॉट एट ऑल अ डिफिकल्ट थिंग। तो जरा ध्यान से इसको देखो, मैं इस कॉर्नर पे लिख देता हूं, ठीक है, यहां पर रोशनी थोड़ी ज्यादा होती है, आई थिंक क्या दिखाई दे रहा है जरा चेक करो। सो फाइनली यहां पर मैं चलो एक फॉर्मूला लिखता हूं, तो उसको ध्यान से देखिएगा तो फिर आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। सो फाइनली जरा चेक करो, चलो मैं इस तरफ लिख देता हूं, उस तरफ रोशनी थोड़ी ज्यादा होती है। तो देखिए इंटीग्रेशन का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आई एम राइटिंग हियर, तो वो क्या है जरा चेक करो। इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर n dx, चेक कीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर n dx, उसका फॉर्मूला होता है x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है, ये याद रखना है। प्लस c, मतलब क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो प्लस c आता है, क्योंकि वो डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो आपको c लगाने की जरूरत नहीं है, c इज अ कांस्टेंट। तो आप ये छोड़ दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये ध्यान रखना है x रेज टू पावर n dx का जो फॉर्मूला होता है दैट इज x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन x रेज अपॉन n प्लस 1, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो चलो अप्लाई करते हैं उसके ऊपर।
तो फाइनली जरा ध्यान से इसको देखो, क्या मैं इसको यूं नहीं लिख सकता हूं? आपको तो अब शायद कईयों को दिखाई नहीं दे रहा होगा ये एक्स रेस टू पावर एन किधर है। तो अब क्या करो, इस सी स्क्वायर को ऊपर लेके जाओ तो क्या बनेगा, सी रेस टू पावर -2 और साथ में क्या आ रहा है डी सी विच इज इक्वल्स टू के इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को खत्म करा तो यहां पर क्या बचेगा टी, लिमिट क्या लगाओगे 0 से लेके टी, सिंपल है। अब देखिए ये बना कि नहीं बना, एक्स रेस टू पावर एन और dx, यहां पर क्या है c रेस टू पावर -2 dc। तो यही फॉर्मूला लगा दीजिए वहां पे, लिमिट क्या है c0 से लेके ct तक, क्लियर है। सो फाइनली चलो मैं फॉर्मूला लगाता हूं। सो माइनस का साइन ये पहले से ही है, इस पे फॉर्मूला लगाया, देखिए c रेस टू पावर -2 + 1, ये देखिए x रेस टू पावर n, तो x रेस टू पावर n + 1, तो n की वैल्यू कितनी है -2, तो -2 + 1 अपॉन -2 + 1, n + 1 नीचे आ जाएगा यानी कि -2 + 1, क्लियर हो गया। उस पे आप लिमिट लगाइए, लिमिट क्या है c0 से लेके ct तक और यहां पर क्या आ रहा है kt, यस और नो, सिंपल है। अब देखिए आप क्या कीजिए, यहां पे बहुत सिंपल है, अब आपको थोड़ा सा इसको सोल्व कर लीजिए, क्या बचेगा यहां पे, ये देखिए -2 + 1, तो यहां कितना बचेगा -1 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो वो तो खत्म हो गया। अब ऊपर क्या बच रहा है, ये बच रहा है c रेस टू पावर -2 + 1 यानी कि 1/c बच रहा है, ठीक है। उस पे लिमिट क्या लगानी है c0 से ct विच इज इक्वल्स टू kt। तो अब मैं आपका फाइनल रिजल्ट लिख रहा हूं यहां पे, जरा चेक कीजिए। सो मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। सो फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है जरा चेक करो, ये देखिए सबसे पहले अपर लिमिट लगाना है ct, तो c की जगह ct लिखिए तो क्या बनेगा 1/ct, सही है। 1/c में अपर लिमिट लगाइए 1/ct माइनस लोअर लिमिट 1/c0, सही है, विच इज इक्वल्स टू हाउ मच, ये देखिए अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों लगा दी और साथ में क्या आ जाएगा kt, वेरी सिंपल, सबको समझ में आ गया। सो ये सिंपल एक्सप्रेशन आ गया फॉर द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, यह आप लोगों को ध्यान रखना है, काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंपॉर्टेंट है। सो इस तरह से ये डराइव होगा, ठीक है। अब इसको मैं स्टार लगा देता हूं, जरा चेक कीजिए, आप इसको बदल सकते हैं। तो फाइनली टाइम t इक्वल्स टू क्या हो गया 1/k दैट इज 1/ct माइनस 1/c0, इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। तो फाइनली ये हमारे पास फॉर्मूला ड्राइव हो गया फॉर द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, क्लियर है। अब इसी के थ्रू हम लोग हाफ लाइफ निकालेंगे इसका, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी के चलते चलते हम लोग nth ऑर्डर के लिए निकालेंगे, जिससे हम लोग फाइनली बहुत अच्छे कंक्लूजन्स निकालेंगे। लेकिन उससे पहले छोटी छोटी चीजें ये सीख लो कि यहाँ पर इंटीग्रेशन कैसे होता है, ये देख लो, ठीक है। उसके अलावा इसको कैसे ड्राइव किया उसको देख लो, क्योंकि हम लोग nth ऑर्डर में यही काम करेंगे। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे चलते हैं, ले लीजिए। सो चलिए गाइस सेकेंड ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ का कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने क्या डिराइव किया, उसका इंटीग्रेटेड रेट लो क्या था सेकेंड ऑर्डर का, जरा चेक कीजिए। सो फाइनली हमने अभी इंटीग्रेटेड रेट लो ड्राइव किया है, इंटीग्रेटेड रेट लो फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या आया जरा चेक कीजिए, क्योंकि उसी के थ्रू हम लोग क्या करेंगे हाफ लाइफ की कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले इंटीग्रेटेड रेट लो, t इज इक्वल्स टू 1/k, बहुत आसान है, 1/ct माइनस 1/c0, यही किया था आपने ड्राइव, क्लियर है सब लोगों को। अब आपको क्या करना है, बहुत इजी सा सिंपल सा काम करना है। हाफ लाइफ की कैलकुलेशन का मतलब क्या है, वो पर्टिकुलर टाइम t इक्वल्स टू t हाफ कहलाएगा जब ct का वैल्यू कितना हो जाएगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का आधा, सही है। सो फाइनली एक ऐसा पर्टिकुलर टाइम जब आपके पास इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का सिर्फ आधा ही रिएक्टेंट रह जाए, उसको हम लोग हाफ लाइफ बोलते हैं। तो चलिए t की जगह t हाफ रख दीजिए और ct की जगह c0/2 रख दीजिए, तो रखिए क्या बनेगा जरा चेक कीजिए। सो t की जगह हमने रख दिया t हाफ, जो हमें कैलकुलेट करना है दैट इज 1/k, और साथ में क्या आ रहा है देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे 2/c0 नहीं लिखेंगे, यहाँ ct की जगह c0/2 रखना है, तो c0/2 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/c0 माइनस यहाँ पर क्या है 1/c0, सिंपल है। तो ये 1/c0 कॉमन निकाल लो, तो फाइनली c0 का वैल्यू क्या बन रहा है जरा चेक करो। सो फाइनली t हाफ का वैल्यू क्या बन रहा है जरा चेक करो। सो t हाफ इज इक्वल्स टू क्या बन रहा है जरा चेक करो, 1/c0 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर आ रहा है 1/c0 और साथ में आ रहा है k, सही है। तो 2 - 1, तो सीधा ही फॉर्मूला आ गया, 2 - 1 कितना होता है 1, तो यहाँ पर सीधा ही t हाफ का फॉर्मूला आ गया। दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट, बड़े ध्यान से इसको देखिए, k तो कांस्टेंट है, इसका मतलब यहां से कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है कि t हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू c0, क्लियर हो गया। सो या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/c0, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये हाफ लाइफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के एंटी प्रोपोर्शनल है।
मतलब जैसे जैसे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन घटाओगे हाफ लाइफ बढ़ने लगेगा। क्लियर हो गया सब लोगों को? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है फॉर द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर रखना, याद रखना आप लोग, फॉर द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। अब मैं थोड़ा सा ना आप लोगों को याद दिलाता हूं। आप लोग याद करिए, आपने जीरो ऑर्डर के लिए भी निकाला था हाफ लाइफ। जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ क्या था, याद करिए। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ का वैल्यू जो था बेसिकली वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था सी नोट के। एक्चुअल में वो वैल्यू आती थी टी हाफ की, याद कीजिए, दैट इज सी नोट बाई 2 के। याद है, ये जीरो ऑर्डर के लिए था, मतलब जीरो ऑर्डर के लिए सी नोट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। फर्स्ट ऑर्डर की बात करो आप, ये देखिए फर्स्ट ऑर्डर में क्या था, फर्स्ट ऑर्डर में तो सी नोट से इंडिपेंडेंट था। याद करो, जो टी हाफ था, ठीक है, टी हाफ की वैल्यू एक्चुअली क्या थी, सी नोट पे डिपेंड ही नहीं करती थी, नॉट डिपेंडेंट अपॉन सी नोट। ये सी नोट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये सी नोट पे डिपेंड ही नहीं करती थी। क्यों? क्योंकि यहां पर टी हाफ का फॉर्मूला क्या निकल के आता था, दैट इज 0.693 बाई के। क्या इस पे सी नोट है? नहीं है। क्लियर हो गया सब लोगों को? अब देखिए, जीरो पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फर्स्ट ऑर्डर में तो डिपेंड ही नहीं करता, लेकिन सेकंड ऑर्डर में एंटी प्रोपोर्शनल। दिखाई दे रहा है सब लोगों को? बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहां से एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं हम लोग, अगर आप ध्यान से देखो तो, ठीक है। वो क्या कंक्लूड कर सकते हैं आप जरा सोचो, उसको मैं nth ऑर्डर में आपको यहां पर शो करूंगा कि एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है। जरा ध्यान से इसको चेक करो। यहां पर ऐसा क्या हो गया कि यहां पर फॉर द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन तो 1 बाई सी नोट है, फर्स्ट और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए सी नोट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे तो सी नोट पे डिपेंड ही नहीं करता। तो क्या रिलेशन सोचते हो आप टी हाफ और सी नोट के बीच में? जरा सोचो, वो बहुत इंटरेस्टिंग है और उस पर क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। सो ये तीनों से आप क्या कंक्लूड करते हो? ये तब आया जब आपने n का वैल्यू कितना रखा है, 2। ये तब आया जब ने आपने n का वैल्यू कितना रखा, 0। और ये तब आया जब n का वैल्यू कितना रखा आपने, 1। क्या यहां से एक चीज कंक्लूड नहीं कर सकते हो? जरा सोचो, दिमाग अच्छे से लगाओ। तो टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन सी नोट का वैल्यू हाउ मच, क्या रखे, 1 अपॉन कितना रखे कि फाइनली ये सब कंक्लूड हो। तो कितना रखोगे, n-1, यस और नो? जरा चेक करो। अगर ये रखते हो आप तो आप क्या तीनों को प्रूव कर सकते हो? जरा चेक कर लो। और ये चीज मैं आपको nth ऑर्डर के लिए प्रूव कराऊंगा, ठीक है। चलो रखो, पहले सबसे पहले n की वैल्यू 2 रखो, तो 2-1 ये आ रहा है। चलो n की वैल्यू 0 रखो, तो क्या ये देखिए n की वैल्यू 0 रखती है, सी नोट है -1, तो ऊपर जाके कितना हो जाएगा, सी नोट, तो आ रहा है। अच्छा, अब n की वैल्यू 1 रख के देखो, 1-1 0, इंडिपेंडेंट हो गया। तो यहां पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आया है दैट फॉर एनी ऑर्डर, फॉर nth ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर के लिए आप ये चीज कंक्लूड कर सकते हो दैट टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन सी नोट टू द पावर n-1। ये मैं आपको nth ऑर्डर में प्रूव भी करके दिखाऊंगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और टी हाफ में क्या रिलेशन होता है, ऑर्डर के रिस्पेक्ट में यहां लिखा, फॉर nth ऑर्डर 1 अपॉन सी नोट n-1 इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। nth ऑर्डर को प्रूव करके दिखाता हूं, चलिए ले लीजिए फटाफट से, उसके बाद आगे चलते हैं। सो चलिए गाइज, अब हम nth ऑर्डर के लिए निकालते हैं, मतलब जनरलाइज फॉर्म। तो बड़े ध्यान से उसको देखिएगा, मतलब 0 कर लिया, फर्स्ट कर लिया, सेकंड कर लिया, अब उसके बाद है ना थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ करने की जरूरत नहीं है, सीधे nth पर चलते हैं। आगे के सब के जनरलाइज फॉर्म में निकाल लेते हैं, बस आपको n का वैल्यू रखना है। मतलब अगर थर्ड ऑर्डर के लिए निकाल रहे हो तो n का वैल्यू 3, फोर्थ के लिए निकाले तो n का वैल्यू 4। तो देखिए कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। अगेन आप क्या करो, इमेजिन करो A एक रिएक्टेंट है जो आपको क्या देता है, B एक प्रोडक्ट, लेकिन उससे पहले ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसका ऑर्डर क्या हो, N। सबको क्लियर हो गया? अभी ऑर्डर क्या निकाला है आपने, जनरलाइज फॉर्म में निकाल रहे हैं, तो ऑर्डर का वैल्यू कितना है, N सीधे। सबको समझ में आया? सबसे पहले T=0 ले लो, इसकी कॉन्सेंट्रेशन C नोट है, इसकी वैल्यू 0 है, ये वही काम कर रहा हूँ। T=T पर इसकी वैल्यू Ct है, विच इज इक्वल टू C नोट माइनस x, सही है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, Bt, विच इज इक्वल टू x, वही काम किया। सबसे पहले आप क्या करो, डिफरेंशियल रेट लो, लिखो। सो फाइनली इसका डिफरेंशियल, ठीक है, डिफरेंशियल रेट लो, सेम काम है, कुछ भी अलग नहीं है। डिफरेंशियल रेट लो लिखोगे तो क्या लिखोगे, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन R इज इक्वल्स टू दैट इज माइनस ऑफ dc बाई dt, यस और नो, या फिर इसको माइनस da बाई dt भी लिख सकते हो,
दैट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन सीधे लिख दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये तो हो गया हमारा डिफरेंशियल रेट लो, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, रेट लो विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर, विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर के रिस्पेक्ट में कैसे लिखोगे, अब क्योंकि ऑर्डर n है आपका, तो इस हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, R इज इक्वल टू के सी टू द पावर n। समझ में आ गया, या फिर इसको क्या लिख सकते हो, के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर n। अब यहां से ये लोगे तो ये ले लेना, ये लोगे तो ये ले लेना, सिंपल है। अब क्या करना है आपको, अब इन दोनों को इक्वेट कर दो, बहुत इजी है। तो चलिए, क्योंकि ये भी रेट को बता रहा है, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 दोनों रेट को बता रहे हैं, दोनों को इक्वेट कर दो तो क्या बनेगा, नीचे ही लिख रहा हूं। सो फाइनली ये बनेगा माइनस ऑफ डी सी बाई डी टी विच इज इक्वल्स टू के सी रेज टू पावर एन। अब आप क्या करो, वेरिएबल्स को सेपरेट कर दो, तो उस तरफ कर देता हूं, देखिए। सो फाइनली माइनस ऑफ डी सी बाई सी रेज टू पावर एन, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू के टी विच इज इक्वल्स टू के इंटू डी टी, ये देखिए। सो अब क्या करिए, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिए, कहां से लेके कहां तक, सी नोट से लेके सी टी तक, तो यहाँ वेरिएबल है, और यहाँ 0 से लेके टी तक वेरिएबल है, सही है। अब फॉर्मूला लगाइए, ये वही है सी रेज टू पावर माइनस एन, वही फॉर्मूला लगाना है। सो फाइनली क्या बनेगा, जरा चेक करो, यहां पर बनेगा सी रेज टू पावर, ठीक है, माइनस एन प्लस 1 अपॉन माइनस एन प्लस 1। वही फॉर्मूला है जो मैंने आपको लास्ट टाइम पे लिखवाया था, एक्स रेज टू पावर एन डी एक्स का, सेम वही फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं। माइनस का साइन यहां पहले से बाहर है, लिमिट क्या लगानी है आपको, सी नोट से लेके सी टी तक, डायरेक्टली लिख दिया है, होप आपको समझ में आ गया होगा। के यहां पर क्या होगा, टी 0 से लेके टी तक, ये वही काम है, हम लोग काफी टाइम से करते आ रहे हैं, वही काम वापस कर दिया मैंने, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगा, जिसको समझ में नहीं आए मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर एन डी एक्स। इसका क्या फॉर्मूला होता है, एक्स रेज टू पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर लगा के देख लो, तो यहाँ पर x की जगह c है, चेक कीजिए, और n की जगह माइनस n है, क्योंकि ऊपर जाएगा ये। क्लियर हो गया। सो अब देखिए यहाँ पर क्या करो, सबसे पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, माइनस एन प्लस 1, और ये माइनस अगर मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ क्या बच रहा है, जरा चेक करो, n माइनस 1, सही है। और यहाँ पर क्या बच रहा है, 1 अपॉन क्या बच रहा है, सी एन माइनस 1, सही है। उसको नीचे ले आया, और इस पे लिमिट क्या लगाओगे, सी नोट से लेके सी टी तक, और यहाँ क्या लिखा है, के टी। ध्यान से देखना है इसको। अब आप क्या करिए, लिमिट लगाइए, अपने आप ऑटोमेटिकली आइडिया हो जाएगा। सो फाइनली यहाँ पर क्या बन रहा है, 1 अपॉन एन माइनस 1, ठीक है। सबसे पहले अपर लिमिट 1 अपॉन, यहाँ देखिए सबसे पहले अपर लिमिट सी टी एन माइनस 1 माइनस लोअर लिमिट 1 अपॉन सी नॉट एन माइनस 1, लिमिट लगा दी, विच इज इक्वल्स टू के टी। ये लीजिए एक्सप्रेशन आ गया nth ऑर्डर के लिए। अब n की वैल्यू रखते जाओ, आंसर निकालते जाओ। अगर आप n की वैल्यू 2 रखते हो तो 2 माइनस 1, ये वही एक्सप्रेशन आएगा वापस, चेक करो। सो यहाँ पर कितना हुआ, 2 माइनस 1, और यहाँ पर कितना हुआ, 2 माइनस 1। क्लियर है सब लोगों को। सो 2 माइनस 1 कितना, 1। सो 2 माइनस 1 1, तो 1 अपॉन सी टी माइनस 1 अपॉन सी नोट, वही एक्सप्रेशन आ गया। सेकंड ऑर्डर के लिए निकाल के देख लो, जो आपने लास्ट टाइम पे निकाला है। n की वैल्यू 2 रखते हो तो सेम आ रहा है, तो अब इसका n की वैल्यू 3 रखोगे तो क्या आएगा, 3 माइनस 1 2, और यहाँ 3 माइनस 1 तो स्क्वायर हो जाएगी, यहाँ 3 माइनस 1 वहाँ भी स्क्वायर हो जाएगी। तो इस तरह से आप n की वैल्यू रखते जाओ, आपके एक्सप्रेशन आते जाएंगे, ठीक है। अब हम इसके लिए हाफ लाइफ की कैलकुलेशन करेंगे, ये सेम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, और इसके लिए हाफ लाइफ देखेंगे, ठीक है। जनरलाइज फॉर्म में हाफ लाइफ क्या निकलती है, क्लियर हो गया, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे मैं एक चीज कंक्लूड करूंगा। लेकिन उससे पहले फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे चलते हैं, ले लीजिए। सो चलिए गाइस, अब हम nth ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ का कैलकुलेशन करते हैं, तो ध्यान से उसको देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हाफ लाइफ का मतलब, लेकिन उससे पहले nth ऑर्डर के लिए हमने ये एक्सप्रेशन अभी ड्राइव किया था, ठीक है। वो क्या था, के टी इज इक्वल टू 1 अपॉन एन माइनस 1 1 अपॉन सी टी एन माइनस 1 माइनस 1 अपॉन सी नॉट एन माइनस 1, ये अभी ड्राइव किया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। सो अब जरा ध्यान से इसको देखिए, एक ऐसा पर्टिकुलर टाइम टी इक्वल टू टी हाफ कहलाएगा जब सी टी का वैल्यू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का कितना हो जाए, आधा रह जाए। तो टी इक्वल टू टी हाफ रख दो, और सी टी की जगह सी नोट बाई 2 रख दो, तो यहां रखेंगे तो क्या होगा। सो फाइनली के टी हाफ विच इज इक्वल टू 1 अपॉन एन माइनस 1, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, देखिए चेक कीजिए, सी टी की वैल्यू रखनी है सी नोट बाई 2, तो ध्यान से इसको देखिए, सी टी की जगह मैंने रखा सी नोट बाई 2, सही है। उस पर पावर कितनी है, एन माइनस 1, सही है। माइनस 1 माइनस ऑफ 1 अपॉन, यहां पर क्या लिखना है, सी नोट अपॉन
यहां पर हो गया n-1, सी नॉट टू द पावर n-1, ठीक है। सो टी हाफ रख दिया टी की जगह पे और सी टी की जगह सी नॉट बाई 2 रख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो देखिए सो के टी हाफ विच इज इक्वल्स टू 1/n-1, सही है। अब जरा चेक करो, यहां पर 2 टू द पावर भी n-1 है तो वो ऊपर चली जाएगी, ये लीजिए 2 टू द पावर n-1 चला गया ऊपर, और नीचे क्या है सी नॉट टू द पावर n-1, सही है, -1 सी नॉट टू द पावर n-1। तो यहां से क्या कॉमन आ रहा है, सी नॉट टू द पावर n-1 दोनों तरफ से कॉमन आ रहा है, वो बाहर निकाल लीजिए। तो फाइनली एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, मैं उस तरफ लिख रहा हूं। सो फाइनली टी हाफ का एक्सप्रेशन देखिए, सो टी हाफ इज इक्वल्स टू, दिखाई दे रहा है, यहां से के को मैं उधर लेके जाता हूं तो क्या बचेगा 1/n-1 और साथ में आ रहा है के ले लिया, ये के नीचे आ गया, यहां पर सी नॉट टू द पावर n-1 कॉमन निकाल लीजिए। सो 1/c नॉट टू द पावर n-1, ये भी कॉमन आ गया। अंदर क्या बच रहा है, अब ये अगर कॉमन निकाल लिया तो ऊपर बच रहा है हमारे पास 2 रेज़ टू पावर n-1 ये। अब आपको ये याद नहीं रखना है, क्लियर हो गया, आपको धीरे धीरे अब इसकी हैबिट हो जाएगी, इसमें याद क्या रखना है वो देखिए। आप यहां से साफ तौर पे एक चीज नजर आ रही है, चेक करिए, ये तो ऑर्डर है और ये क्या है, ये रेट कांस्टेंट है। तो यहां से एक चीज साफ नजर आ रही है कि दैट टी हाफ जो है वो एंटी प्रोपोर्शनल है सी नॉट टू द पावर n-1, जो कि मैंने आपसे कहा था मैं आपको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा। क्लियर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे आप रेट का भी पता कर सकते हैं। क्लियर हो गया। सो ये चीज जो है आपको ध्यान रखनी है कि टी हाफ जो है सी नॉट के n-1 पावर के हमेशा क्या होता है, एंटी प्रोपोर्शनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। मैं आपको इसका रीजन आपको आगे क्वेश्चन के तौर पे बताऊंगा, लेकिन इसका सेंस ये निकलता है ओवरऑल, जो मैंने आपको पहले भी कहा था मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। सो फाइनली देखिए nth ऑर्डर के लिए भी हमने कैलकुलेशन को कंप्लीट कर डाला। क्लियर हो गया। सो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन चालू करते हैं, क्योंकि हमारे हर ऑर्डर तक का क्या हो चुका है, सारे फॉर्मूले हमने ड्राइव कर लिए, 0 ऑर्डर के, फर्स्ट ऑर्डर के, सेकंड ऑर्डर के, इवन nth ऑर्डर के भी हमने ड्राइव कर लिए। अब तो खेल सिर्फ इतना है कि ये सारे फॉर्मूले इस्तेमाल कैसे होंगे उसके लिए हम लोगों को न्यूमेरिकल करना है। लेकिन एक बहुत ही वंडरफुल न्यूमेरिकल है जो आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है और एज अ रिजल्ट उसको काफी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उसको हम लोगों को चेक करना है। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। चलिए ले लीजिए। सो चलिए गाइस, एक क्वेश्चन करते हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी में सीधे गिवन है और वो बोर्ड एग्जाम में सीधे पूछा जाता है, और यही क्वेश्चन बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका रिजल्ट सीधे पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है पहले आप लिख लीजिए, उसके बाद मैं उसको प्रूव करवाता हूं। तो क्वेश्चन लिखिए, प्रूव दैट इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टाइम टेकन टू कंप्लीट द रिएक्शन अप टू 99.9%, ठीक है, द टाइम टेकन टू कंप्लीट द रिएक्शन अप टू 99.9% इज 10 टाइम्स द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जरा क्वेश्चन को समझेगा, 50% जब आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन खत्म हो जाती है तो उसमें जो भी समय लगता है, ठीक है, और यहां पर कंपैरिजन उस समय का किससे हो रहा है, 99.9% जब रिएक्शन खत्म हो जाती है फर्स्ट ऑर्डर में, उसमें जो समय लगता है उनमें आपस में आपको रिलेशन बताना है। और ये कह रहा है कि 99.9% जो समय लग रहा है वो 10 गुना है 50% में जो समय लगा है, ये प्रूव करके दिखाना है आपको, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो जरा ध्यान से इसको देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात हो रही है तो उसके लिए पहले हम देख लें कि हाफ लाइफ में कितना समय लगता है। हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर का मैं आपको प्रूव करवा चुका हूं, जरा चेक करो, मैं यहां लिखता हूं, ठीक है, आंसर बता रहा हूं, जरा ध्यान से उसको चेक करना। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, आप जरा याद करो आपका जो हाफ लाइफ था वो कितना था, मतलब टाइम टेकन जब आपका 50% रिएक्शन खत्म हो गया। 50% रिएक्शन खत्म होने का मतलब ये है कि आपका जो रिएक्टेंट है वो 50% फिनिश हो चुका है। तो उसके लिए टी हाफ का मतलब वैल्यू कितना था, 0.693/k। अब आप याद करो कि ये 0.693/k आया कैसे था, तो ये आया था ऐसे, टी हाफ इज इक्वल्स टू, याद करो ln ऑफ 2/k इसका वैल्यू भी था, ठीक है। ln ऑफ 2 की वैल्यू आप जानते नहीं थे तो ln को आपने कन्वर्ट किया था किसके अंदर, आपने कन्वर्ट किया था 2.303 log base 10, ठीक है, वैल्यू 2/k, याद है। तब आपने log 2 का वैल्यू रखा था 0.3010 जब उसको मल्टीप्लाई किया था और ये रिजल्ट आया था। तो मतलब ये वैल्यू इसके इक्वल है 2.303 इंटू 0.3, याद है 0.3010, ये वैल्यू था log 2 का बेस 10 में अपॉन k, ये इसके बराबर है। आप खुद से मल्टीप्लाई करके देख लो,
बस आप ये रिजल्ट याद रखोगे तो हो गया समझो। अब ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए कि ये हाफ लाइफ है फर्स्ट ऑर्डर का। क्लियर होता है? ये सारे सेम ही फॉर्मूले हैं, 0.693/k, ln of 2/k। मोबाइल है तो अभी कैलकुलेट करके देख लो, सब सेम है, खुद से निकाल के देख लो। अब ये तो हो गया हाफ लाइफ, यानी कि 50% जब केमिकल रिएक्शन खत्म होगी तो इतना समय लगेगा। अब सवाल है कि 99.9% अगर केमिकल रिएक्शन खत्म होगी तो कितना समय लगेगा, क्योंकि केमिकल रिएक्शन तो सेम है तो k का वैल्यू तो सेम ही रहेगा। तो हम निकालते हैं 99.9% जब वैल्यू आपके पास इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का इतना परसेंट खत्म हो गया तो बचा कितना, वही रखना आपको। तो देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप लोग याद करो कि आपने इक्वेशन क्या लगाया था, याद करो वहां पर, याद करो कि ये रिएक्शन आपके पास इंटीग्रेटेड रेट लो ये निकल के आया था, दैट टाइम t इज इक्वल्स टू 2.303/k। अब ये आप जाके एक बार चेक कर लेना, मैंने सब प्रूफ करवा रखा है, ठीक है। सो साथ में क्या था, log ऑफ बेस 10, क्योंकि यहां 2.303 लिखा है तो log बेस 10 आएगा, ln नहीं आएगा। और साथ में था C0/Ct, ठीक है, ये याद होगा। ये रिजल्ट ऑलरेडी मैं लगवा चुका हूं, लिखवा चुका हूं, प्रूव करवा चुका हूं। अब हमें टी टाइम निकालना है, कौन सा जरा चेक करो। सो टी टाइम वो वाला जब आपकी केमिकल रिएक्शन खत्म हो चुकी है 99.9%, समझ में आ गया, 99.9% खत्म हो चुकी है, तो उसमें समय कितना लगेगा, क्लियर हो गया। तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, दैट इज 2.303/k। और यहां पर क्या आ रहा है, log बेस 10, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो C0 ही है, जब Ct का वैल्यू कितना रह जाएगा, क्योंकि 99.9% खत्म हो चुकी है, मतलब 99.9% रिएक्टेंट ही खत्म हो चुका है, तो Ct की वैल्यू कितनी होगी, बस ये इंटरेस्टिंग है। तो यहां लिख देता हूं, Ct का वैल्यू क्या होगा, C0 में से कितना खत्म हो गया, 99.9%, 100 में से 99.9% चला गया, किसका, C0 का, यही C2 का वैल्यू होगा। बस इस पे दिमाग लगा लो, इनिशियल वैल्यू का इतना परसेंट है, 99.9% खत्म हो चुका है, समझ में आ गया। तो बस वो वैल्यू रखनी है आपको। तो यहां पर नीचे क्या लिखूंगा, दैट इज C0 माइनस 99.9%। 100 में से 99.9 इनिशियल वैल्यू का खत्म हो गया है। खुद से दिमाग लगाओ मैं जो बोल रहा हूं, इनिशियल वैल्यू में से इतना पार्ट खत्म हो चुका है, इनिशियल वैल्यू का इतना पार्ट इनिशियल वैल्यू से ही खत्म हो चुका है, 99.9% खत्म हो चुका है। तो वो रख दो आप, ये वैल्यू रख दी। अब आप इसको निकालो। सो टी ऑफ 99.9% कितना निकल के आता है, दैट इज 2.303 अपॉन में क्या है के। अब इसको सोल्व करो, log ऑफ बेस 10, यहां से C0 कॉमन निकालोगे तो ऊपर C0 है, यहां से C0 कॉमन निकालो, नीचे से C0 हो गया 1 माइनस 99.9/100, सही है। ये C0 से C0 कैंसिल हो गया। अब यहां से जो एलसीएम आएगा वो कितना होगा, 100, वो ऊपर चला जाएगा। सो T 99.9% विच इज इक्वल टू 2.303/k। यहां पर क्या आ रहा है जरा चेक करो, log बेस 10 ऊपर चला गया 100, एलसीएम लिया वो ऊपर चला गया, 100 में से 99.9 चला गया तो कितना बचा, 0.1, पॉइंट हटाओगे तो ऊपर जाएगा 0। क्लियर हो गया। तो ये 1000 आ रहा है। तो अब 1000 को क्या लिख सकते हो, देखिए मैं वापस लिखता हूं, T 99.9% विच इज इक्वल टू 2.303/k log ऑफ बेस 10। क्या 1000 को 10⁻³ नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। अब क्या होगा, ये 3 आगे आ जाएगा और log 10 का वैल्यू कितना होता है, 1। आप याद करो, मैंने आपको लिखवाया हुआ है, log ध्यान से पढ़ के आओ, ठीक है। log बेस में a है और यहां पर भी a, इसका वैल्यू कितना होता है, 1, और वो 3 आगे आ जाएगा। अब जरा चेक करो ये वैल्यू कितनी है, T 99.9% और साथ में क्या आ रहा है जरा चेक करो, 2.303 इंटू 3/k, यही आ रहा है, चेक करो, सही है, वो 3 आगे आ गया। और log बेस 10 इंटू 10 का वैल्यू कितना होता है, 1, तो ये वैल्यू आ रहा है। अब खुद ही कंपैरिजन कर लो, सामने देखो, ये है T हाफ, ये पूरा T हाफ है, दिखाई दे रहा है, और ये क्या है हमारे पास T 99.9, क्या रिलेशन है, ये तो सेम ही है 2.303/k। क्लियर हो गया, यहां पे भी 2.303/k, बस यहां पर है 0.3 और यहां पर है 3। क्लियर होता है। तो आप क्या करोगे, इस 3 को 0.3 में बदलूं तो क्या लिखूंगा, अगर इस 3 को 0.3 में बदलूं तो मैं यहां, अगर मैं यहां पर पॉइंट लगा दूं तो इंटू क्या लिखूंगा, 10 नहीं लिखूंगा क्या। अगर मैंने यहां पॉइंट लगा दिया तो इंटू 10 कर दूं, क्योंकि 0.3 इंटू 10 वापस से 3 हो जाएगा। अब ये देखिए ये क्या है, ये जरा चेक कीजिए, ये क्या है, ये देखिए ये है T हाफ, चेक करो T हाफ का वैल्यू कितना है, 2.303 इंटू 0.3 डिवाइड बाई के। ये 0.3010 है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 0.3 है ना, ये तो बहुत ही माइन्यूट नंबर है, तो वी कैन नेग्लेक्ट इट।
तो फाइनली वो टी हाफ के इक्वल है। तो हमारा प्रूव हो गया क्या, दैट टी 99.9% इज इक्वल्स टू, ये पूरा नंबर है टी हाफ और इनटू क्या आ रहा है 10, बस यही प्रूव करना था। ये देखिए ये आंसर आ गया। क्लियर होता है सब लोगों को? सो यही प्रूव करना था और यहीं यहां पर लिखा भी है, क्या लिखा है, प्रूव दैट द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम टेकन टू कंप्लीट द रिएक्शन अप टू 99.9% इज 10 टाइम्स। देखिए 10 टाइम्स आ रहा है टी हाफ, हाफ लाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है। इवन ये रिजल्ट ही है जो सीधे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। कैसे निकालते हैं वो आपके सामने है। और मजे की बात, फॉर्मूले को इस्तेमाल कैसे करना है वो भी मैंने आपको आज सिखाया। अब हम न्यूमेरिकल बहुत सारे करेंगे, लेकिन उससे पहले एक वीडियो और छोटा सा बनेगा जिसमें आपको छोटे छोटे टॉपिक कराऊंगा, जैसे कि मोलिकुलैरिटी। ठीक है, सो मोलिकुलैरिटी के अलावा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेट एंड रेट कांस्टेंट, छोटी मोटी 2-3 टॉपिक बच रहे हैं। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये एक वीडियो उसका और बनेगा, उसके बाद सीधे न्यूमेरिकल पर आ जाएंगे। ठीक है, सो चलिए फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? सो फाइनली गाइज आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो वीडियोस को बहुत सिंसियरिटी के साथ देखिए। दूसरा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होमवर्क गिवन है जिसको कर लीजिए। तीसरा, इस वीडियो के जस्ट बाद आपको केमिकल काइनेटिक्स का एक छोटा सा इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं अभी अपलोड करने वाला हूं, उसको जरूर देखिएगा। वहां पे आपको शॉर्ट नोट्स मिलेंगे और क्वेश्चन करने को मिलेंगे प्रैक्टिस। वैसे भी यहां पर आपका 70% चैप्टर ओवर हो चुका है। ठीक है, अब आपके से 2 ही टॉपिक बचे हैं कहे जाए तो। वो छोटा सा अगर वीडियो बन जाता है तो 2 टॉपिक बचे हैं। एक तो हमारे पास कौन सा, एक्टिवेशन एनर्जी वाला, अरेनियस इक्वेशन, और दूसरा हमें न्यूक्लियर के रिस्पेक्ट में रिएक्शंस को पढ़ना है। ठीक है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी कहेंगे उसको, छोटा सा पार्ट है वो भी कर लेना है। सो ये बच रहा है, बाकी सब हो गया। ठीक है, सो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस वीडियो को सिंसियरली करना है। होमवर्क डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जिसको क्लिक करके आपको होमवर्क आज का कंप्लीट करना है ईमानदारी से। और साथ ही साथ केमिकल काइनेटिक्स के अभी थोड़ी देर बाद ही जो वीडियो अपलोड होगा आज ही के दिन में, उसमें से आपको क्वेश्चन ले लेने हैं। शॉर्ट नोट्स भी अवेलेबल हैं, पीडीएफ फाइल अवेलेबल है, वो भी ले लेना है। ठीक है, और इन वीडियोस को उन बच्चों के साथ शेयर करो जो कि कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। गाइस डू शेयर। अगर एक बच्चा 10 बच्चों को भी अगर ये चीज़ बता पा रहा है तो डेफिनेटली उन 10 बच्चों को भी समझ में आएगा कि हमें कोचिंग जाने की कोई जरूरत नहीं है। हम सोच बदलेंगे तो दुनिया बदलेगी। थिंक ऑफ इट, कोचिंग विदाउट हो सकता है, विदाउट कोचिंग भी हो सकता है सिलेक्शन, इस चीज को समझें। सो वी नीड कोचिंग फ्री इंडिया। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सब व्यूअर से करूंगा कि मैंने एक और चैनल अभी खोला है, दैट इज A Square Vlogs। ठीक है, उसमें 4 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। मेरी निजी जिंदगी में कुछ ऐसे पल जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, वहां पे वो डाल रहा हूँ। लाइव सेशन में मैंने लिया था कल, बहुत सारे लोगों ने देखा है। उसमें मैं टी-शर्ट्स, फ्री टी शर्ट डिस्ट्रीब्यूशन गिव अवे हो रहा है आप लोगों के लिए स्पेशली। तो आप A Square Vlog को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक गिवन है। इसके अलावा इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वो भी मैंने पब्लिक कर दी है। सो गाइज, मिलके एक साथ हम कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे ही। अगली वीडियो मिलते हैं गाइज, टिल देन थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।